मैं डॉक्टर ईशा शर्मा आज आपके सामने आदिकाल की प्रवृत्तियों के विषय में विस्तार से चर्चा करूंगी। हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ संवत 1050 से विक्रमी से माना जाता है। संवत 1050 से लेकर 1375 विक्रमी तक के समय को हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने आदिकाल, वीरगाथा काल, प्रारंभिक काल, उन्मेष काल, बीजवचन काल, सिद्ध सामंत काल, अपभ्रंश काल, संधि काल, संक्रमण काल तथा चारण काल आदि अनेक नामों से अभिहित किया है। इसमें दो नाम अधिक प्रचलित एवं मान्य रहे, आदिकाल एवं वीरगाथा काल। इस काल में अधिकतर रासो ग्रंथ रचे गए हैं। विजयपल रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आदि इस काल के ग्रंथ हैं। विद्यापति कृत, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पद्मावली का भी इस काल के साहित्य में विशेष महत्व है। हालांकि इनका समस्त समय आदिकाल के बाद का माना जाता है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, लोक साहित्य भी इस काल अवधि में प्रचुर मात्रा में रचा गया है। प्रत्येक साहित्यिक काल की कुछ सामान्य प्रवृत्तियाँ और काव्यगत विशेषताएं होती हैं। इस काल की प्रवृत्तियों की निम्न प्रकार से जाना जा सकता है। पहली है वीर रस की प्रधानता। यह सर्वमान्य है कि इस काल के साहित्य में वीर रस की प्रधानता है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया। इस काल के साहित्य में वीर रस का इतना सुंदर परिपाक हुआ है कि कदाचित पर्वतीय हिंदी साहित्य में वीर रस का इतना पुष्ट रूप मिलना दुर्लभ है। सभी रासो ग्रंथ वीर रसात्मक ग्रंथ हैं। वीर रस के प्राधान्य का कारण यह है कि उस समय युद्धों के बादल चारों तरफ मंडरा रहे थे। देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इन राज्यों के शासक एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे। ये युद्ध राज विस्तार की लालसा से या फिर एक दूसरे राजा की सुंदर कन्या या रानी को छीनने के उद्देश्य से होते थे। पृथ्वीराज रासो, विसल देव रासो आदि सभी ग्रंथों में युद्धों का मूल कारण रूपवती नारियां ही रही हैं। तत्कालीन समाज में बालकों, युवकों, युवतियों, वृद्धों में भी एक अदम्य जोश और उत्साह था। उस समय के लोगों में व्याप्त वीरता का भाव निम्न पद में भली भांति स्पष्ट है। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। दूसरी प्रवृत्ति हम देखते हैं तो वो है युद्धों का सजीव वर्णन। वीरगाथा काल में वीररस के साथ ही कवियों ने युद्ध कौशल की प्रस्तुति अनेक रूपों में की है। वास्तविकता यह है कि आदिकालीन अधिकांश साहित्य रासों से संबंधित हैं। इसमें काव्य का लक्ष्य अपने आश्रयदाता राजा की शूरवीरता तथा पराक्रम को दर्शाना रहा है। इसलिए उनके युद्ध कौशल को अतिशय एवं कल्पना के आधार पर प्रस्तुत किया है। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज, जयचंद, गौरी आदि के युद्ध विशेष द्रष्टव्य हैं। चंद्रवरदाई केवल कवि न थे, पृथ्वीराज के सखा और उनके दरबार के सामंत भी थे। अतः उनके पृथ्वीराज रासों में युद्धों का वर्णन अत्यंत यथार्थ बन पड़ा। केवल चंद्रवरदाई ही नहीं, सभी चारण कवियों का युद्ध चित्रण अत्यंत स्वाभाविक है। इस काल के चारण कवि केवल कलम ही नहीं चलाते थे, बल्कि युद्ध में तलवार भी चलाते थे। वे स्वयं
युद्ध स्थलों में जाकर युद्धों को अपनी आंखों से देखते थे और अपने आश्रयदाताओं को उत्साहित एवं प्रेरित करने के लिए काव्य सृजन करते थे। वे कवि होने के साथ साथ अच्छे योद्धा भी थे। तीसरा पॉइंट है श्रृंगार रस की श्रेष्ठता। इस काल के काव्य में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी सुंदर अंकन हुआ है। राजपूत राजा जहाँ अपने आत्मसम्मान एवं गौरव के रक्षार्थ अपने पराक्रम, शौर्य एवं वीरता का परिचय देने से चूकते नहीं थे, वहाँ सुंदर राजकुमारियों से शादी करने कोई ना कोई राजा लालायित रहता था। इस काल में रचित वीर काव्य ग्रंथों में वर्णित युद्धों का मूल कारण कोई ना कोई राजकुमारी ही होती थी। ऐसी परिस्थिति में तत्कालीन साहित्य में श्रृंगार रस का आना नितांत स्वाभाविक था। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन आदिकालीन साहित्य में उपलब्ध है। विसलदेव रासों में संयोग और वियोग श्रृंगार के उदाहरण पर्याप्त मात्रा में दृष्टिगत होते हैं। संयोग श्रृंगार में षड्ऋतु वर्णन, रूप सौंदर्य, वय संधि, नक्षिक वर्णन आदि काव्य रूढ़ियों की सुंदर योजना है। पृथ्वीराज रासों में पद्मावती की वह संधि का चित्रण अत्यंत सुंदर बन पड़ा है। चौथा पॉइंट है संकुचित राष्ट्रीयता। आदिकालीन काव्य में व्यापक राष्ट्रीयता का अभाव है और यह संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उस समय देश छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और राष्ट्रीय भावना का पूर्णतः अभाव था। राष्ट्र शब्द उस समय संपूर्ण भारतवर्ष के लिए नहीं बल्कि अपने अपने प्रदेश एवं राज्य के लिए प्रयुक्त होता था। जब तत्कालीन राजाओं ने अपने 150 गांवों को ही राष्ट्र समझ रखा था तो फिर उनके आश्रित कवियों को उन्हीं के पदचिन्हों पर ही चलना था। चाटुकारिकता में राष्ट्रीयता दब चुकी थी। पांचवा पॉइंट है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आदिकाल के अधिकांश कवि राजाओं या सामंतों के आश्रय में रहते थे। उनको आश्रय तभी तक प्राप्त थे जब तक वे उनसे प्रसन्न रहते। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि कवि लोग अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए उसका यशोगान करते थे। रासो ग्रंथों में कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की धर्मवीरता, युद्ध कुशलता, ऐश्वर्य आदि का वर्णन बढ़ चढ़कर ओजस्वी भाषा में किया। इस काल के कवियों की दृष्टि अपने चरित नायक की श्रेष्ठता तथा उनके विरोधी राजा की हीनता और चारित्रिक दुर्बलताओं के वर्णन में रहती थी। इन कवियों के लिए जीविका और निश्चित साहित्य साधना के लिए ऐसा करना आवश्यक था। ये आश्रित कवि राजा के मित्र हुआ करते थे, इसलिए युद्ध क्षेत्र तक वे साथ निभाते थे। छठा है हिंदी कविता का प्रारंभिक रूप। आदिकालीन साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध होते हुए भी इनके प्रारंभिक काल रूप एवं साहित्यिक महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। हिंदी भाषा के आदि स्वरूप की परिचायक प्रवृत्तियां कविता में ही मिलती हैं। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश में गद्य तथा पद दोनों में साहित्य लिखने की परंपरा थी। फिर भी हिंदी में केवल पद लेखन की परंपरा अपनाने का कारण संभवतः यह था कि हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप को पद में मान्यता दिलाना आवश्यक था। लोक भाषा के प्रारंभिक स्वरूप को साहित्य में मान्यता दिलाकर ही भाषा विकास की प्रक्रिया को सशक्त किया जा सकता था। इस काल में केवल डिंगल पिंगल, मैथिली और खड़ी बोली के विकास को कविता द्वारा तीव्रता और मान्यता प्रदान की गई और भाषाओं को साहित्यिक रूप दिया गया। सातवां है सांस्कृतिक महत्व। आदिकाल में रचा गया साहित्य सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश ग्रंथों के अतिरिक्त आदिकाल का महत्व हिंदी ग्रंथों के
ऐतिहासिक प्रमाण ढूंढने की दृष्टि से भी है। 19वीं शताब्दी के इस काल के साहित्य ने इस दृष्टि से देश विदेश या विद्वानों और साहित्य इतिहास लेखकों का ध्यान आकर्षित किया। इस साहित्य को अधिकाधिक प्राचीन सिद्ध करने और उनसे ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त करने का विद्वानों ने प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त भाषा विकास की दृष्टि से भी इस साहित्य का महत्व है। सबसे बढ़कर इस काल के साहित्य का सांस्कृतिक महत्व है। 8वां है भाषा और प्रबंध काव्य। आदिकाल में हिंदी भाषा और साहित्य का उदय हुआ था। आरंभिक काल में किसी भाषा का विकास शैशवावस्था में होता था, इसलिए उससे यह आशा नहीं की जानी चाहिए कि उसमें प्रौढ़ साहित्य लिखा जा सके। किंतु आदिकाल के डिंगल पिंगल, ब्रजभाषा, मैथिली और खड़ी बोली के साहित्य को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि ये शिशु भाषा की तुतलाहट है। डिंगल पर अवश्य अभ्रंश भाषा की छाया है, पर मैथिली में विद्यापति ने जो रस बरसाया है उसे चखकर भाषा की साहित्यिक प्रौढ़ता का आस्वादन होता है। ब्रजभाषा और खड़ी बोली में खुसरो का साहित्य मिलता है जो अनूठा है। 9वां है अलंकार व छंद प्रयोग। वीर काव्यों में वीर रस की प्रधानता और वीरोचित वर्णन में अतिशयोक्ति की प्रधानता से अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत प्रयोग किया गया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक आदि सभी प्रकार के अलंकारों के उदाहरण इन काव्यों में मिलते हैं। इनके अतिरिक्त दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, गाहा, आर्य, कुंडलियाँ आदि छंदों का प्रयोग भी बड़ी कलात्मकता के साथ हुआ है। इन कवियों ने छंद परिवर्तन चमत्कार उत्पन्न करने हेतु नहीं, अपितु अतिशय भाव द्योतन के लिए किया है। फलतः छंद परिवर्तन में कहीं भी अस्वाभाविकता नहीं आई है और इसी के साथ ये आदिकाल की जो 9 प्रवृत्तियां हैं वो प्रवृत्तियां आदि साहित्य को बहुत अच्छी तरीके से उनका प्रतिनिधित्व करती हैं और आप लोग इनको अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए। धन्यवाद।